स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग ग्राफ के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। जिसमें हम लोग देखेंगे 3.1 से और 3.2 को समझने का प्रयास करेंगे। लगभग इतना ही में तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे, सब कोई ध्यान से देखिएगा। तो ग्राफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो ग्राफ बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आप 9th क्लास में एक ग्राफ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ पे। जैसे आप लोग मैच वगैरह देखते होंगे तो देखते होंगे ऐसे डाटा है ना, ऊपर नीचे डाटा होता है ना, डाटा ऊपर नीचे होता है ना, डाटा ऊपर नीचे होता है मैच का डाटा। जैसे मान लो कि ये थोड़ा सा डाटा पर ज्यादा ऊपर चला गया, ये मान लो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये न्यूजीलैंड हो गया। तो अगर कहेगा कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाया तो आप देख के बता सकते हैं कि पाकिस्तान। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, पाकिस्तान कभी ज्यादा रन थोड़ा बनाता है ना। तो मैंने ग्राफ पूछा है तो हमें दिखा देता है ना, और कहेगा कि उसके बाद यहाँ पे इसको अगर बढ़ा देते हैं तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? इंडिया ने बनाया है। तो ग्राफ एक रिप्रेजेंटेटिव करने का तरीका होता है। लेकिन खैर हम लोग इस ग्राफ को हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे? सिलेबस के अनुसार देखेंगे। जो हमारे सिलेबस में है उसके अनुसार हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सिलेबस के अनुसार देखने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे इसमें। तो बेसिकली ये ग्राफ 5 नंबर में आता है। 5 नंबर में आता है। कितना नंबर में आता है? 5 नंबर में आता है। अगर आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा वीडियो को, अगर खूब शानदार से देख लीजिएगा, मन लगा के देख लीजिएगा, तो आपका 5 नंबर एकदम आपके पॉकेट में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर एकदम आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 10th क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं टॉप आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 450 नंबर तो अब हमको लगता है अब विकलांग ला देगा सब। मैंने 450 लाना, और कोई विकलांग का मतलब सिर्फ विकलांग नहीं, वैसे भी बच्चे जो मानसिक विकलांग है वो भी अगर मेहनत करेंगे तो क्या हो जाएगा, 450 नंबर आराम से ला सकते हैं। कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे देखो 5 नंबर में सीध करने वाला आता है, 5 नंबर का ग्राफ आता है, 5 नंबर का बार ग्राफ आता है। बार ग्राफ का मतलब होता है माध्य माधव बहुलक। 5 नंबर का रचना आता है ना। 5 का 20 नंबर तो यही सोखड़ मिल जाएगा, है ना। उसके बाद 30 नंबर आपका देता है, उसने 30 को देता है जिसमें से 15 को बनाना रहता है। तो कौन गधा होगा जो 30 में से 15 क्वेश्चन नहीं बना देगा? अगर बढ़िया से पढ़ेगा तो 4 घंटा 5 घंटा पढ़ेगा तो 15 में 30 नंबर ये हो जाता है। 30 आप 20 50 नंबर ये हो जाएगा। आए आप 50 को ऑब्जेक्टिव सही कर दो, मैथ में 100 में 100 ला सकता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस पर ध्यान क्यों हम लोग देने जा रहे हैं, हम लोग देखते हैं हम लोग ग्राफ के बारे में। तो देखो, अगर ग्राफ को बढ़िया से देखें हम लोग तो सबसे पहले ही बता दे रहे हैं कि कटान के आधार पे, कटान के आधार पे ग्राफ जो होते हैं वह 3 प्रकार का हो जाएगा। ग्राफ कितना प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का। ग्राफ कटने के आधार पर ग्राफ कितना प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का ग्राफ हो जाएगा कटान के आधार पे। जैसे देखो, अब कहेगा सर कौन कौन, थोड़ा सा बता दीजिए हमको कौन कौन, तो कहिएगा, हम कहेंगे। देखो ध्यान से देखना कि देखो कभी कभी ग्राफ ऐसे पूर्णतः ऐसे कट जाता है, ठीक है ना। तो एक लाइन और ये मान लो दूसरी लाइन एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद कर रही है ना, है ना। जब प्रतिच्छेद करती है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी। अब जरूरी नहीं हो कि सेम टू सेम देखने वाला, ऐसे भी तो आराम से हल्का सा टच करके जा सकती है। तो ये भी कौन ग्राफ हो गया? ये भी हो गया प्रतिच्छेदी। क्या समझ गए? तो अगर कट रहा है, अगर एक लाइन दूसरे लाइन को काटेगा तो वह ग्राफ कैसा कहलाता है? प्रतिच्छेदी। तो एक नंबर जब काटेगा तो उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी ग्राफ, है ना, कटने के आधार पे, ठीक है ना। कटने के आधार पे, कटान के आधार पे ग्राफ कितने प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का। एक हो गया प्रतिच्छेदी। दूसरा कभी कभी क्या हो जाता है कि ऐसे ग्राफ हो जाता है, ऐसे। तो इसको क्या बोलिएगा? समानांतर, पैरेलल। क्या बोलिएगा? पैरेलल। ये हो जाएगा समानांतर। देखो अगर ऐसे जा रहा है तो इस ग्राफ को क्या कहेंगे? समानांतर, ठीक है। तो जब एक दूसरे के पैरेलल जाएगा, रेल की जैसे पटरी होती है, तो जब ऐसे जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल यानी समानांतर, एक दूसरे के समानांतर जा रहा है। तो 2 प्रकार के ग्राफ आप लोग देख लीजिए।
एक बार ऐसे तो प्रतिच्छेदी, एक बार ऐसे रहेगा तो समानांतर। और तीसरा आप लोगों को ये मिलेगा कि एक ग्राफ ऐसे गया, इसी पर आपका एक बार अगर ऐसे भी चला जाए, ऐसे एक बार और इस पर चला जाए, एक बार और लाइन इसी पर चल जाए, दो बार चला जाए, नहीं समझिए, एक बार ऐसे गया, इसी पर एक बार और चले जाए, इसी पर एक बार और लाइन चले जाए, इसी पर एक बार और लाइन चले जाए, यानी दोनों लाइन एक ही रेखा पर चले जाए, तो इसको बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती। तो कटान के आधार पर ग्राफ कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक हो गया प्रतिच्छेदी, दूसरा हो गया समानांतर, और तीसरा हो गया समपाती। समझ गया? आगे देखिए, उसके बाद कहेगा दूसरा अगर टॉपिक रहेगा तो ये तो कटान के आधार पे हो गया। दूसरा कहेगा आप लोगों से, ये तो समानांतर हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया, है ना, और एक हो गया समपाती। ठीक है। दूसरा एक होता है संगत और असंगत के आधार पे, संगत और असंगत, संगत और असंगत के आधार पे। ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तीसरा हम लोग देखेंगे, है ना, ये हो गया एक संगत और असंगत, और तीसरा हो जाएगा हल के आधार पे, हल के आधार पे, हल के आधार पे। तो हल के आधार पे भी ग्राफ कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3। और संगत और असंगत ये 2 होता है। तो हल के आधार पे कितना तरह का ग्राफ हो जाएगा? 3। अब हल में कौन कौन हल आता है तो ध्यान दीजिएगा। हल में अगर कोई आपसे पूछे तो कहिएगा सर एक होता है अद्वितीय हल, एक होता है आदित्य हल, हाँ यही, एक होता है अद्वितीय हल, ठीक है, एक होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय ऐसे लिख देते हैं, अद्वितीय, एक होता है अद्वितीय हल, दूसरा होता है ना अनेक हल, दूसरा होता है अनेक हल, और तीसरा होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। कटान के आधार पे आप लोग देख चुके हैं 3 प्रकार से, प्रतिच्छेद करेगा तो प्रतिच्छेदी, समानांतर होगा तो समानांतर, और एक ही लाइन पर जो 2 बार जाएगा तो समपाती। कोई दिक्कत? चलिए, अब अगर हल के आधार पर कहेंगे तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है कि सिर्फ उसका एक ही हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? एक हल। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? एक हल, माने उसके जैसा, आदित्य नाम का मतलब क्या होता है? उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो, उसको कहते हैं आदित्य। आदित्य का मतलब क्या होता है? माने नहीं, आदित्य माने उसके जैसा। आदित्य का मतलब होता है एक से ज्यादा नहीं, यानी एक हल। फिर अनेक हल का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, एक से ज्यादा हल हो सकता है। और कोई हल नहीं का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे आप लोगों को एक चीज बताएंगे। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या देखेंगे बबुआ? एक चर वाले, सॉरी एक चर नहीं रे, 2 चर वाले। क्या देखेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या देखेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब चर राशि आप लोग समझते हैं ना? चर राशि वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर राशि। जैसे अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं, अंग्रेजी के लेटर होते हैं ए बी सी जेड तक, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? चर राशि होते हैं। क्या होते हैं बाबू? चर राशि होते हैं। ये सब क्या होते हैं? चर राशि होते हैं। समझ रहे आप लोगों का? चर राशि हो गया। तो अगर आपसे कोई कहेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, का मतलब रहेगा कि उसमें एक ही चर रहेगा। जैसे कि देखो x + y = 12, तो इसमें कितना चर है? इसमें 2 चर है ना। अगर रहेगा x + 8 = 10, तो इसमें कितना चर है? इसमें एक ही चर है। समझ रहे ना? चाहे कहेगा a + 9 = 16, इसमें कितना चर है? एक चर है। और कोई कहेगा a + b = 12, तो इसमें कितना चर है? 2 चर है। गुड। आप लोग को इंटर में जाइएगा ना, इंटर में तो
तीन चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। कितना चर वाला पढ़ना है? तो तीन चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में आप लोग क्या करना है? तो पढ़ना है। तो हम लोग दो चर वाले जब रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तो उनको दो समीकरण कितना सा, जैसे 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे तो y बराबर 10 रहता है, तो इससे ग्राफ खींचने के लिए बोल देगा। इससे क्या कहेगा? कहेगा इससे ग्राफ खींचिए। तो एक ही समीकरण दे देगा, कहेगा इससे क्या खींचिए? ग्राफ खींचिए। लेकिन 10th क्लास में जब आप लोग पढ़िएगा तो आपको दो समीकरण देगा। एक दे देगा x + y = 0 और 10 x - y = 12, तो कुछ भी दे सकता है। दो हो गया, एक समीकरण एक और एक समीकरण ये, दो समीकरण आपको दे दिया जाएगा। हमेशा आपको कौन समीकरण दिया जाएगा? दो समीकरण। और दोनों समीकरण में कितना कितना चर रहेगा? दो दो चर रहेगा। देखिए इसमें भी एक दो चर, इसमें भी एक दो चर, और दो को समीकरण दिया जाएगा। कहेगा क्या? इससे ग्राफ खींचे। क्या खींचे? ग्राफ खींचे। कोई दिक्कत? इतना तो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इतना तो समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहेगा इससे क्या खींचे? ग्राफ खींचे। तो ग्राफ खींचने के लिए अभी हम ग्राफ पर नहीं जाएंगे, हम हल को समझा देते हैं आप लोगों को कि कब एक हल होगा, कब अद्वितीय हल होगा, कब अनेक हल होगा। इंग्लिश में भी मैं इसको बता दूंगा, अलग से वीडियो लगा के थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दूंगा, है ना? क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जब ज्यादा इंग्लिश बोला तो वो भाग जाते हैं, तो इसीलिए इंग्लिश वाला का थोड़ा सा अलग से मैं बता दूंगा, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे देखिए, x + y = 10 और x - y = 10, बस बनाना सीखिए। इंग्लिश तो लैंग्वेज है तो कभी भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए। अब एक चीज देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है, x के आगे कुछ है नहीं, है ना? तो इसके आगे हम लोग कहेंगे a, ठीक है ना? a यानी अलग हम लिख देते हैं, अलग हम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे x, जैसे हम कहेंगे कि x + y, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, x + y = 10, फिर x - y = 12। तो ये कौन है? समीकरण एक, ये समीकरण दो। अब ध्यान दीजिए कि अगर x के पहले इसको कहेंगे a, y के पहले इसको कहेंगे b, इसको भी बोलते हैं a, इसको भी बोलेंगे b, कोई दिक्कत? और ये हो जाएगा c, और ये भी, इसको भी क्या बोलते हैं? c, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा कहिएगा सर एक बात बताइए, अब a है, b है, c है, b है, b है, c है, तो पता नहीं लगेगा कौन कौन है। तो हम कहेंगे तुम पहचान के लिए इसको a1 कह लो, इसको b1 कह लो और इसको c1 कह लो, इसको a2 कह लो, इसको b2 कह ले और इसको c2 कह लो, कोई दिक्कत? c3 लिखिए, यहाँ पे c2 हो जाएगा, ये c2 हो गया। अब तो आप समझ सकते हैं। अगर आपसे कहेंगे कि a का मान बताइए, a1 का मान बताइए, a1 का मान, तो कहिएगा सर x के पहले कुछ नहीं है तो कितना है? a, तो a1 कितना हो जाएगा? 1, कोई दिक्कत? फिर कहेंगे कि बताओ b1 का मान बताओ, तो क्या कहिएगा? कहिएगा y के पहले कुछ नहीं तो कितना है? 1। कहेंगे c1 का मान बताओ, तो कहिएगा 10, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर तुमसे कहेंगे कि बताओ a2 का मान बताओ, तो कहेगा तो सर a2 भी कितना है? 1 है। कहेंगे b2 बताओ, तो 1 नहीं है, -1 है। कितना है? -1 है। ध्यान समझ में आ रहा है, ये -1 है। और कहेंगे c2 कितना है, तो कहेगा तो सर 12 है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है बात? ये बात आपको समझ में आ रहा है? ये बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया ना आप लोग को? अब आगे हम देखेंगे, अगर हम आपसे कहें कि बताओ, वो ग्राफ अभी बताएंगे उसको। अब वो ग्राफ जो दिए हैं, ये वाला ग्राफ, इससे मैं ग्राफ बताऊंगा आप लोग को, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे पूछ ले रहा हूँ कि बताओ 2x + 3y = 6, ये मान लेते हैं समीकरण 1 दे दें, और फिर यहाँ पे कहेंगे कि 4x + 5y = 8, समीकरण 2 दे दें। अगर मैं आपसे कहूं कि बबुआ बताओ कि समीकरण, हम तुमसे कहेंगे a1 बता दो, a2 बता दो, फिर कहेंगे b1 बता दो, b2 बता दो, फिर कहेंगे c1 बता दो और c2 बता दो, तो क्या तुम लोग लिख सकता है? क्या तुम लोग लिख सकता है? क्या तुम लोग लिख सकता है? चलो a1 बताओ, 2,
A2 बताओ लोग, A2 हो गया, चलो B1 बताओ लोग, B2 बताओ, C1 बताओ, C2 बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना। अब कहानी यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम आगे अगर चले, अब तुम लोग से पूछे इफ, यदि, अब थोड़ा सा मैं अब आप लोगों को हाई लेवल पे ले चलता हूं, थोड़ा सा तैयार रहिए लोग, ध्यान दीजिएगा। हाई लेवल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इफ A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 अगर यहां पे नहीं हो, यानी आपस में दोनों आपस में बराबर नहीं हो, बराबर नहीं का मतलब 2 बराबर 3 नहीं है, 2 बराबर 3 नहीं है, यानी बराबर नहीं हो, है ना, तो ग्राफ कटान के आधार पे कहेगा बबुआ, किसके आधार पे, कटान के आधार पे कहेगा कि कटान के आधार पे बताइए, कटान के आधार पे कितना प्रकार का होता है, प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि समपाती है, यही ना कटान के आधार पे होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अगर कहेगा कटान के आधार पे बताइए कि प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि समपाती है, तो समझना ध्यान से, तो अगर ऐसी स्थिति तुम लोगों को दिखाई दे दे, वो समझना ध्यान से, यदि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नहीं हो, नहीं हो का मतलब क्या है, नहीं है, काट दिए, इसका मतलब नहीं है बराबर। 3 बराबर 3 का मतलब क्या होता है, बराबर है, और 3 बराबर 4 नहीं है का मतलब है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब यहाँ पे आपस में बराबर नहीं रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में ग्राफ कहेगा, तो ग्राफ कैसा होगा, तो कहिएगा सर ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। यदि कटान के आधार पे कहेगा तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कोई दिक्कत, तो अगर ऐसा रहेगा तो कटान के आधार पर कैसा ग्राफ होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कोई दिक्कत, आपके मन में ये भी चल रहा होगा सर तो समानांतर कब होगा, राइट, समानांतर कब होगा। फिर अगर समानांतर बता देंगे तो तीसरा समझिएगा समपाती क्या होगा। तो देखिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, यदि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 हो जाए, बराबर C1 बाई C2 यहां पे बराबर नहीं हो, यानी जैसे 3 बराबर 3 बराबर 4 यहां पे बराबर नहीं है, देख रहे हो ना, ये दोनों आपस में बराबर है और यहां पे बराबर नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, तो ग्राफ अगर कटान के आधार पे कहेगा तो ग्राफ कैसा होगा, समानांतर। ग्राफ कैसा होगा, समानांतर। तो ग्राफ कटान के आधार पे कहे तो ग्राफ कैसा होगा, समानांतर। अब कहिएगा सर समपाती के लिए बता दीजिए ना, तो माइन लगाइए, तो समपाती के लिए क्या हो सकता है, कहिएगा सर समपाती के लिए तीनों बराबर। तो ये है आपका A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। अगर कटान के आधार पे कहे तो ये कैसा हो जाएगा, समपाती। अब आप बताइए समझे कि नहीं समझे, अब आप समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया। तो कटान के आधार पे कहेगा, तो ऐसे अगर आ जाए तो प्रतिच्छेदी, ऐसे आ जाए तो समानांतर, और ऐसे आ जाए तो समपाती। तो ये हो गया कटान के आधार पे, किसके आधार पे, कटान के आधार पे। फिर आइए, अगर आपसे कहेगा कि संगत और असंगत के आधार पे बताइए, संगत और असंगत के आधार पे, देखिए जितना पूछा जाएगा उतना ही का जवाब दिया जाता है। अगर वो आपसे क्वेश्चन में कहता है कि आपको प्रतिच्छेदी बताना है, आपको समानांतर बताना है, आपको समपाती बताना है, तो क्या उसको कहिएगा संगत असंगत, नहीं ना कहिएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हम पूछेंगे बताओ प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है, तो कहेगा लोग संगत है। अरे भाई हम वो नहीं पूछेंगे, जितना पूछा जाएगा बाबू का, तुम्हारे बाबू का क्या नाम है, तो अपना नाम बताओ, फिर माँ का नाम बताओ, फिर जिला का नाम बताओ, भाई जितना पूछा गया उतना ही बताओ। तो जब संगत असंगत पूछेगा तो हम सिर्फ संगत और संगत ही एग्जाम में बोलेंगे। तो संगत और संगत के आधार पे करें तो कब संगत होगा, कब, अब यहाँ पे है लिख देते हैं, कब संगत होगा और कब असंगत होगा। तो कब संगत होगा कब असंगत होगा, तो ये भी आपको जान जाइए कि 1 नंबर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 अगर यहां पे बराबर नहीं हो तभी संगत होगा, तभी क्या होगा, संगत। समझ गया, कोई दिक्कत। अच्छा 2 नंबर समझिए, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 यहाँ पे बराबर नहीं C1 बाई C2 हो,
तब जब यहाँ पे बराबर नहीं होगा तो ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। कोई दिक्कत? तब कहिएगा a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2 तभी क्या हो जाएगा? संगत। तो कब कब संगत होगा, कब कब असंगत होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं? जब ये यहाँ पे बराबर नहीं होगा तभी संगत होगा, जब तीनों बराबर रहेगा तभी संगत होगा। असंगत कब होगा? जब यहाँ पे बराबर नहीं हो तो क्या होगा? असंगत होगा। तो कहेगा संगत असंगत के बारे में बताइए, तो क्या कहिएगा? जब यहाँ पे बराबर नहीं हो तो असंगत, बाकी ये दोनों केस में संगत। समझ आ गया? अब हल के आधार पे आइए। अब अगर आपसे कहेंगे कि हल के आधार पे बताइए, तो हल के आधार पे देख लीजिए। हल के आधार, बाबा देखो हल के आधार पे कितने प्रकार का होता है? तो हल के आधार पे भी कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है ना? अब हल के आधार पे पूछ रहे हैं, फिर एक एग्जांपल देंगे आप लोगों को। तो एक नंबर देखो, यदि a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by, यहीं पे बराबर पहले नहीं कर देते, यहाँ पे बराबर नहीं रखता है। तो जब यहाँ पे बराबर नहीं होगा तो इसको कहेंगे अद्वितीय हल। कौन हल? अद्वितीय हल। यानी इसका मात्र एक ही हल निकलेगा। जब यहाँ पे बराबर नहीं है तो कौन हल? देखिए हम संगत और नहीं ना पूछे हैं, हम लोग प्रतिच्छेदी समानांतर ये नहीं पूछे हैं, हम क्या पूछे हैं? हल। तो जब यहाँ पे बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? अद्वितीय हल। a1 by a2 b1 by b2 बराबर नहीं c1 by c2। यहाँ पे बराबर नहीं है, तो जब यहाँ पे बराबर नहीं है, सबसे एक मनहूस इंसान होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल। जब यहाँ पे बराबर नहीं होता है ना, तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। अब बताइए अनेक हल कब होगा? अब आप बता दें अनेक हल कब होगा, जल्दी बता दो सब कोई। जब तीनों बराबर रहेगा तो अनेक। अब समझ में आ गया तुम लोग? अब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा? यहाँ पे समझ में आ गया बात? अब एग्जांपल ले, अब एग्जांपल दे, तुम लोग बताना 2x + 3y बराबर 12 और 3x + 4y बराबर 10। हम तुम लोग से सिर्फ पूछ रहे हैं कि ये ग्राफ में बताओ कि प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि समपाती है। कौन ऐसा स्टूडेंट जो बता देगा कि तीनों में से क्या है, ये प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि समपाती है? कौन बता देगा? तो सबसे पहले तुम लोग पहले तो मैंने ऐसे मुझवानी देख के तो बता सकता है लोग। सबसे पहले तो नहीं मैंने हम लोग क्या करेंगे, नहीं होता है हल्का सा भाव दे देंगे उसको। सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन? ठीक है, देखना अब सुनना। सॉल्यूशन यहाँ पे a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 3, b1 कितना है? 3, b2 कितना है? c1 कितना है? c2 कितना है? अब आप बताओ a1 by a2 बराबर b1 by b2। पहले यहाँ पे चेक करो, 2/3 बराबर नहीं है 3/8। यहीं पे बराबर नहीं है ना? जब हम कहीं जा रहे हैं, जब देखेंगे आगे ही रास्ता अच्छा नहीं है, तो क्या हम आगे मोटरसाइकिल लेके जाएंगे कि वहीं से रिटर्न मार देंगे? जब यहीं पे बराबर नहीं है तो आगे सोचेंगे? हम नहीं सोचेंगे। तो जब यहाँ पे बराबर नहीं रहता है तो बताओ प्रतिच्छेदी होता है कि समानांतर होता है कि समपाती होता है? तो कहिएगा सर ये प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत? तो जब ऐसे रहे तो आप लोग समझिएगा। अब आपसे ऐसे समीकरण दे देगा और कहेगा कि आप बताइए प्रतिच्छेदी है, समानांतर है, समपाती है, बता दीजिएगा कि नहीं बताइएगा? आपसे यही ना पूछा प्रतिच्छेदी, समानांतर, समपाती। अब अगर हल पूछ